everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing well. This is Dr. Archana, HOD and Associate Professor, Drawing and Painting Department, RGPG College, मेरठ, यूपी। आज मैं आपके सामने मॉडर्न इंडियन आर्ट से रिलेटेड एक नया लेक्चर लेकर आ रही हूँ। नव प्रभाववाद, जिसे न्यू इम्प्रेशनिज्म भी कहते हैं, पॉइंटलिज्म भी कहते हैं, जिसमें हम नव प्रभाववाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके दो मूर्धस्थ कलाकार जॉर्ज स्यूरत और पॉल सिग्नैक के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम बात कर रहे हैं नव प्रभाववाद की। यह एक ऐसा वाद है जो प्रभाववाद के विरोध में उसके तुरंत बाद प्रकाश में आया। सबसे पहले यह 19वीं सेंचुरी में फ्रांस में उत्पन्न हुआ। इस समय कुछ कलाकार विशुद्ध रंगों की बिंदुओं को अपने कंपोजिशंस में लगाकर प्रयोग कर रहे थे। इस वाद में कलाकारों ने प्रभाववादियों के सदृश रंगों को मिक्स करके नहीं लगाया, वरन छोटे छोटे रंग के धब्बे लगाए, डॉट्स लगाए, जिसमें रंगों को मिक्स नहीं किया गया और चित्र को देखने पर हमारी दृष्टि उन रंगों को आपस में घुला मिला सा प्रतीत होती है। यह सूरत के इस वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा, जिसमें रंगों की शुद्धता बनाए रखी गई है, इसीलिए हम सूरत को फादर ऑफ डिविजनिज्म, फादर ऑफ पॉइंटलिज्म भी कहते हैं। सोरा एक चित्रकार होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक पक्ष में भी उनका विश्वास था। उनका मानना था कि एक रंग पर उसके पूरक रंग की आभा जो है दिखाई देती है। इस प्रकार प्रभाववाद में सपाट गति में रंगांकन हेतु दो या दो से अधिक रंगों के छोटे छोटे बिंदुओं को लगाया जाता। दूर से देखने पर रंग एक दूसरे में समाये घुले प्रतीत होते हैं। प्रायः ब्राइट और प्योर कलर लगे, जो नेत्रों को देखने पर मिक्स हुए से प्रतीत होते हैं। अगर हम इनकी विशेषताएं देखें तो इस बात को अन्य वादों से बिल्कुल अलग श्रेणी में लाके खड़ा करती हैं। वो है डिविजनिज्म, या यूं कहिए पॉइंटलिज्म। डिविजनिज्म से हमारा तात्पर्य है कि कैनवास पर पूरा दृश्य दिखाने के लिए कोई सीमा रेखा नहीं बनाई गई, अलग से कोई रंग मिक्स करके नहीं लगाए गए, बल्कि अलग अलग रंगों द्वारा तूलिका के छोटे छोटे पैचेस से या छोटे छोटे रंग के बिंदुओं से पूरे चित्र को विभाजित किया गया है। और ये विभाजन रंगों के द्वारा और चित्र के डिजाइन के द्वारा जो है तैयार किया गया है, जिसके आधार जो है पूरी तरह से, जैसे मैंने पहले भी कहा, मनोवैज्ञानिक था। और इसमें जो है डॉट्स, पिगमेंट्स जो है सब सेपरेट दिखाई देते हैं। इसके दो प्रमुख कलाकार रहे, जॉर्ज स्यूरत फ्रांस से हैं, पॉल सिग्नैक ये भी फ्रांस से हैं। पहले हम बात करेंगे जॉर्ज स्यूरत की। जॉर्ज स्यूरत के विचार से बिंदुओं का अंकन ही चित्र को पूर्ण नहीं बनाता। चित्र का कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि आकृतियों में तीसरे आयाम यानी कि गहराई जो है वो उत्पन्न ना हो जाए। इसीलिए वो कहते थे पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ होलोइंग अ सरफेस, यानी कि चित्रण जो है वो बिल्कुल खुदाई के समान है। वे चाहते थे कि रंगों का घनत्व अनुभव किया जा सके। अपने चित्रों के वातावरण तथा प्रकाश को उन्होंने ऐसे सांचे में डाला है कि प्रत्येक वस्तु तथा मानव आकृति स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ जगमगाहट भरे चंचल वातावरण से निकलकर दर्शक के सम्मुख आ खड़ी होती है तथा दर्शक एक अनोखे काव्यमय दृश्य का अनुभव कर लेता है। उन्होंने कहा भी है, दे मीन्स दर्शक, दे सी पोएट्री व्हाट आई हैव डन, नो आई apply my method and that is all there is to it। जॉर्ज स्यूरत की हम थोड़ी सी बायोग्राफी की बात करें तो नव प्रभाववादी कला के कर्णधार स्यूरत का जन्म पेरिस में 1859 को हुआ था। इनकी पूरी शिक्षा भी जो है वो एकोल द बाजार पेरिस में ही हुई थी। इनकी कला तथा संवेदनशीलता सिद्धांत की दृढ़ता से जो है वो शिथिल नहीं हो पाई। इन्होंने इन ग्रीस, निकोलस पोजिन, हेंस वॉल्विन, रैफेल और डिलाक्रा की रचनाओं का विशिष्ट अध्ययन किया था। लेकिन अगर हम पूरी तरह से प्रभाव देखें तो ये तीन से प्रभावित रहे, इन ग्रीस, रैम्ब्रा और डिलाक्रा।
सूरत और उनके फॉलो पेंटर्स ने उन्हें जो सूरत थे और उनको के जो अनुयायी कलाकार थे, उनको मानने वाले जो कलाकार थे, उन्होंने सर इसाक न्यूटन की कलर थ्योरी को माना, जो पूर्ण के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित थी। वस्तुतः अगर हम देखें तो इस शैली में रंगों के विशिष्ट अध्ययन की ओर विशेष ध्यान था और रंगों की आभा के शुद्ध रूप के प्रति मोह ने ही सोरा और सिन्याब को बिंदु के रूप में रंगों को कैनवास पर लगाकर चित्र रचना की एक नई पद्धति का आविष्कार कराया। यह पद्धति प्रभाववाद से भिन्न थी, इसीलिए इसे नव प्रभाववाद, बिंदुवाद और विभाजनवाद कहा गया। अगर हम आप देखें, आपके सामने दो चित्र हैं, एक में तो प्राइमरी, टेरिटरी और सेकेंडरी कलर्स दिखाए गए हैं और दूसरे में कंट्रास्ट कलर दिखाए गए हैं, जिसमें एक कलर का अपने दूसरे पूरक रंग का जो है पूरा प्रभाव दिखाई देता है। तो वैज्ञानिक प्रयोगों के जो अध्ययन से उन्होंने ये सिद्ध किया कि प्रत्येक रंग समीपवर्ती रंग पर अपने पूरक रंग की झलक डालता है। इससे पूर्व स्यूरा ने, अगर हम देखें तो हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो दिलाक्रा से बहुत प्रभावित थे। उनके रंगांकन पद्धति और रंग संबंधी जो उनके विचार थे, उनका गहरा अध्ययन किया था। उनको विश्वास हो गया था कि संगीत की भांति चित्रकला को भी शास्त्र शुद्ध रूप दिया जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा इनके पूरी कला को देखें सूरत की, तो इनके तीन पहलू हैं। एक तो यह है कि इन्होंने आकारों को सरलीकृत किया है, ज्यामितीय थोड़ा सा दिया है, ठोसपन में परिवर्तित किया है। दूसरा, आकारों का एक दूसरे से सुसंगत समन्वय है। और तीसरा जो है, जो उनके रंग संबंधी सिद्धांत के अनुसार जो है, मूल रंगों का समाकार बिंदुओं में रंगांकन है। का ये चित्र है संडे आफ्टरनून ऑन द आइलैंड ऑफ ला ग्रांड जात, यानी कि ग्रांड जात द्वीप में रविवासरीय अपराह्न। यह चित्र उन्होंने 1884 में बनाया, शुरू किया और इसे पूरा 1886 में किया। यह चित्र इन्होंने उस समय की वार्षिक प्रदर्शनी सालोन में भी रखा था और इस चित्र को देखकर उस के पेरिस के जो कला समीक्षक थे यूइमा, उन्होंने इसकी हंसी उड़ाते हुए चित्र की कहा था कि इस चित्र के ऊपर जो रंगीन मक्खियाँ बैठी हैं, मक्खियों से तात्पर्य जो छोटे छोटे कलर्स के डॉट थे, कि ये जो रंगीन मक्खियाँ बैठती हैं, अगर उनको उड़ा दें तो आप देखेंगे कि चित्र के नीचे कुछ भी नहीं है, ना तो कोई आत्मा है ना विचार है। परंतु इस चित्र में सोरा ने नैसर्गिक जटिल आकार रचना को सरल और ठोस ज्यामितीय रूप देकर गतिमान मानव समुदाय को स्थायी रूप में अंकित करके इसे एक ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया है। सोरा ने यह चित्र, जैसे मैंने बताया, कि पूरे 2 वर्ष लगे थे बनाने में और इस चित्र को बनाने से पहले जो उन्होंने अनेक पेंसिल चित्र और तैल चित्रों के लगभग 250 स्केचेस तैयार किए थे जब इस चित्र को उन्होंने बनाया था। सूरत का ही एक अन्य चित्र बाथर्स एट एस्नियर्स है, जिसमें इन्होंने समाकार बिंदुओं में रंगांकन करना जो है बहुत परिश्रम का काम होता है। और आप देखिए पहले चित्र में भी और इसमें भी काफ़ी सारे फिगर हैं, पूरा किनारा भी है और ग्रीनरी भी है, पानी भी है, तो सब में विशुद्ध रंग के बिंदुओं को लगाना बहुत परिश्रम का कार्य था। सोरा सर्वप्रथम विश्लेषण करके आवश्यक रंगों को निश्चित करते, उसके पश्चात जो है वो दृश्य के अनुसार जो है प्रभाव लाने के उद्देश्य से प्रत्येक रंग का अनुपात निकालते थे। निकट से उनके चित्र जो है पदार्थ के रंगीन कणों के चंचल समूह के समान दिखाई देते हैं, किंतु दूर से देखने पर ये दूसर वातावरण से मूर्तियों के समान घन रूप मानव आकृतियों के ठोस जड़ वस्तुएं उभर कर सामने आती हैं। सोरा की मानव आकृतियां अगर हम देखें तो लाइवली नहीं है, वो कठपुतलियों के समान दिखाई देती हैं, किंतु इससे जो है आकृतियों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। सोरा ने यह सिद्ध किया कि चित्रकार को स्वतंत्र विचार से और शास्त्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कला निर्माण करना चाहिए। बाद में सोरा ने पहले बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए, फिर बाद में उन्होंने छोटे चित्र बनाने शुरू कर दिए थे और उनके चित्रों में जो कथानक है, जो थीम है, वो तो गौण रहता था और उनका जो शैली थी, उनकी स्टाइल था, रंगांकन था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि जब भी हम उनके चित्र देखते हैं, कोई प्रशंसक उनके चित्रों को देखता है, तो आप इस चित्र को ही देखिए। ये चित्र है स्टेज परफॉर्मेंस का, मंचन नृत्य का, जिसमें खूब सारी भारी भारी ड्रेस पहने गई हैं, लेकिन हम
महिलाओं को पहनाए गए इन आवश्यक वस्त्रों को भूल जाते हैं, उनके सौंदर्य में खो जाते हैं। इसमें अगर हम इस चित्र की बात करें तो नर्तकों की गति मुद्रा, वादकों की मुद्राएं, दर्शकों का सभी बहुत कुछ दर्शनीय है। यह चित्र उन्होंने 1819 में बनाया था। ये वो समय था जब वो डांस को लेकर और सर्कस को लेकर पूरी चित्र श्रृंखलाएं तैयार कर रहे थे। इस चित्र को बनाने के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसा कि शोरा अपने चित्रों में गति को महत्व नहीं देते थे, लेकिन कुछ चित्रों में इन्होंने गति को महत्व दिया है। इससे पहले वाले चित्र में भी गति का सुंदर अंकन था और इस चित्र में भी है। तो 1-2 चित्र जो है इनके अपवाद हैं। इस चित्र के अंदर घोड़े और नर्तकी की जो नट है उसकी मुद्रा जो है वो दर्शनीय है। और इसमें आप देखिए एक विशाल चित्र है जिसके अंदर बहुत सारे दर्शक भी बैठे हुए हैं और सब जो इनमें जो चंचलता है बिल्कुल सर्पों की तरह चंचलता दिखाई दे रही है। चित्र दूर से देखने में कैसा लगता है, इसका एक अल्पांश मैंने आपके सामने साइड में दिखाया है कि आप देखिए कि ये चित्र अगर हम पास से देखें तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। जॉर्ज स्यूरत ने जो है धीरे धीरे उनके चित्रों में दृढ़ता कम हो गई, अब रंग अधिक सपाट हो गए, हल्के हो गए, जिससे जो है प्रकाश निकल के आने लगा है और उनके चित्रों में उन्होंने अब गति को दिखाने का ध्यान कम कर दिया है। ये चित्र इनका सर्कस श्रृंखला से ही है जिसमें दर्शक और परफॉर्मर सभी हैं और सभी में जो है सॉफ्ट कलर स्कीम, सादगी के हमें दर्शन होते हैं। और इसी का ये एक अल्पांश जो है डिटेल आपको दिखाई गई है। दूर से चित्र ऐसा दिखाई देता है और पास से ये चित्र ऐसा प्रतीत होता है। वुमेन पाउडरिंग हरसेल्फ, ये इनका एक अन्य चित्र है जो श्रृंगार से संबंधित है। यह चित्र जो है इनका एक निजी चित्र है जो ये उस स्त्री का है जो जिसका नाम मादलेन नोब्लाश था और जो इनके साथ पत्नी के रूप में रहती थी। और इस चित्र के अंदर स्त्री ने एक बड़ा सा जूड़ा बनाया हुआ है, उसकी माथे के ऊपर भी हेयर्स आ रहे हैं। एक टेबल के ऊपर सुंदर सा दर्पण रखा हुआ है जिसमें वो एक पफ के द्वारा पाउडर अपने ऊपर लगा रही हैं। ये इनके कुछ अन्य चित्र हैं जो थोड़े पहले चित्र हैं। एक 1883 का है और दूसरा 1893 का एक फिशिंग का चित्र है और दूसरा एफिल टावर का चित्र है। और इसके इन्होंने बहुत कम चित्र बनाए अपने समय में क्योंकि 1891 की अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने जीवन में 7 बड़े चित्र बनाए, 40 छोटे चित्र बनाए या कई नॉर्मल चित्र बनाए और लगभग 500 ड्राइंग्स बनाई हैं और जिससे इन्होंने कला इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इनके योगदान को देखते हुए एक कला समीक्षक ने, पेरिस के ही समीक्षक हैं, उन्होंने कहा था कि नव प्रभाववादियों का अब हुआ। और यह बात उनके बारे में पूरी तरह से सटीक दिखाई देती है। अब हम इम्प्रेशनिस्ट कला के ही दूसरे चित्रकार पॉल सिग्नैक की बात करेंगे। ये भी फ्रेंच आर्टिस्ट थे और इनके अनुसार ये भी बिल्कुल स्यूरत के समान ही थे, उन्हीं से प्रभावित थे, उन्हीं के अनुसार अपने चित्रण करते थे। उन्होंने कहा है द आर्ट ऑफ द कलरिस्ट हैज़ इन सम वे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक, अर्थात रंगांकन करने वाले कलाकारों की कला में गणित और संगीत के तत्व अपने आप आ जाते हैं। इस प्रकार न प्रभाववादियों का जो आधार था वो मूलतः मैथमेटिक्स की तरह था, म्यूजिक की तरह था और बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक था। थोड़ी सी हम देखते हैं। इनका जन्म 11 नवंबर 1863 को पेरिस में फ्रांस में हुआ था। यह कलाकार बनने से पहले आर्किटेक्चर थे। इनकी मोने और स्यूरत से बहुत गहरी मित्रता थी। इनकी मृत्यु 1935 में हुई थी। ये पूरी तरह से स्यूरत के पदचिन्हों पर चलने वाले कलाकार थे। समुद्री किनारों को पेंट करना इन्हें बहुत पसंद था। आप अभी आगे इनकी पेंटिंग्स देखेंगे, अधिकतर चित्र इनके समुद्री दृश्य हैं। और गर्मियों में वह जलमार्ग द्वारा इटली जाते थे और रास्ते में पड़ने वाले आकर्षक जो दृश्य थे वो उनके की तुलिका के विषय बनते थे। वो उन्हें बनाते थे और उन्हें पेंट करते थे। 1892 में इनका विवाह हुआ था, बार्थे रॉबलोस के साथ हुआ था और सेंट ट्रोपाज में इनका अपना घर था। वहीं उन्होंने 1898 में अपना आर्ट स्टूडियो बनाया था। इनकी एक डॉटर थी जिसका नाम जिनेट था
इनके एक और स्त्री से संबंध थे जिनसे भी इनको एक संतान थी, लेकिन उन्होंने उनके साथ विवाह नहीं किया और अंत तक वो उनकी एक गुड फ्रेंड की तरह, बेस्ट फ्रेंड की तरह उनके साथ रही। 1835 में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम इन थोड़ी सी चर्चा चित्रों के बारे में करेंगे। पोर्ट्रेट ऑफ फेलिक्स फेनॉन का चित्र है ये, जो बिल्कुल अगर हम देखें तो सोरा से मिलता हुआ है, जिसमें इन्होंने वही पूरा टेक्निक का प्रयोग किया है, जिसमें जादूगर के हाथ में कैप है, छड़ी है और दूसरे हाथ में फूल है। वही एक ड्रामेटिक चित्र जो है इनका दिखाई देता है। चित्र लेडी विथ अम्ब्रेला है, जिन्होंने 1853 में बनाया था, जिसमें लेडी ने ग्रीन कलर का खूब फूली हुई बाहों का वाला एक टॉप पहना हुआ है, पर्पल नीचे स्कर्ट पहनी हुई है और लाल रंग का छाता लगाया हुआ है, जिसमें उनका चेहरा जो है कंट्रास्ट कलर में बहुत सुंदर निकल कर आ रहा है। उनका पाइन ट्री का दूसरा चित्र है, ये एक बहुत फेमस चित्र है, जिसमें उन्होंने पाइन ट्री को बहुत ही पेशेंस के साथ बनाया है। इनके चित्रों में आप देखिए कि कितने डिटेल के साथ एक एक कलर के डब्बे को इन्होंने अपने चित्र में स्थान दिया है। पोर्ट ऑफ सेंट ट्रोपाज इनका एक अन्य चित्र है, जिसमें एक पोर्ट का चित्र है, जिसमें बहुत सारे जहाज और शिप्स हैं और ये एक ऊपर से जो प्रकाश की जो रंगत का खेल है वो भी पूरा समुद्र में दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर चित्र है, बहुत मेहनत के साथ बनाया गया चित्र है। पोर्ट ऑफ मार्शली भी एक इनका चित्र है, जिसमें हम देखें तो पानी और आकाश एक होते दिखाई दे रहे हैं। वो थोड़ी सी एक डिवीज़न लाइन है जो थोड़ी से कंट्रास्ट से वो उसको अलग कर रही है। बहुत ही सॉफ्ट कलर में बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है। अधिकतर समुद्री दृश्यों को अपने चित्रों का विषय बनाया। ये चित्र इनका रेड बोट है, जिसमें बोट की प्रतिछाया और जो पीछे बिल्डिंग है उसकी प्रतिछाया कितनी सुंदर तरह से उन्होंने मेंटेन की है। कलर की एक एक डॉट लगाकर ये बहुत ही सुंदर दर्शनीय है। वुमेन फिक्सिंग हर हेयर, ये एक श्रृंगार का चित्र है, जिसमें एक बैग से स्त्री बैठी हुई है। सामने ड्रेसिंग टेबल, परफ्यूम की बोतल भी है, जग भी है, एक बाउल भी है, साथ में ग्लास वगैरह भी रखे हुए हैं और सामने दर्पण है जिसमें उसका फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है। पीछे जूड़ा है जिसने वो अपनी पिंस के द्वारा सेट कर रही है। उस समय एक बहुत प्रिय विषय था। प्रत्येक कलाकार का कोई भी विषय वस्तु स्टिल लाइफ वो जरूर पेंट करता था, तो इन्होंने भी, पॉल सिग्नेक ने भी स्टिल लाइफ बनाई है। ये स्टिल लाइफ विद द बुक, जिसमें एक सबसे पहले आगे एक बुक रखी हुई है, जिसके कुछ पन्ने खुले से हैं। उसी के पास में ग्लास का एक फूलदान फ्लावर वास रखा हुआ है, जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं, साथ ही एप्पल ऑरेंजेस भी हैं। एक ऑरेंज जो है खुला हुआ भी है। एलियन का एक चित्र है, जिसमें वापस हम देखें तो आकाश पाताल एक होते दिखाई दे रहे हैं और एक सुंदर बीच में बोट है, जिसका ग्रीन जो पतान है वो बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ही पेशेंस के साथ ये चित्रकार कार्य करते थे। कैनाल ऑफ वेनिस एक इनका अन्य चित्र है, जिसमें पूरी बिल्डिंग को किस तरह से डॉट के साथ मेंटेन किया है। ये बहुत ही दर्शनीय है और बहुत ही एप्रिसिएशन का विषय भी है। और पास में उसके किनारे कितनी सारी बोट्स रखी हुई हैं, जिसमें मानव विहरण की प्रतिछाया भी पानी में पड़ रही है। ये चित्र बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। द पर्पल पैलेस ये इनका एक और चित्र है, जिसमें वापस समुद्र के किनारे का चित्र है और समुद्र में उसकी प्रतिछाया पड़ रही है। ये चित्र जो है उन्होंने जो है ये अपनी डेथ के बाद जो है ये कलाकार बहुत फेमस हुए, एक आइकन निकल कर आए। ये इनका एक और चित्र है द स्टॉर्म, 1895 में बनाया था इन्होंने। मेन बात यह है कि अगर हम इनके चित्र को ध्यान से देखें तो इनकी प्रिय वस्तु समुद्र रही और उसमें जो है प्रकाश के खेल को भी इन्होंने दिखाया है, क्योंकि जो भी उन्होंने किनारे पे उनका जो प्रकाश, उनका जो प्रभाव है, उनका जो छाया है वो समुद्र में भी दिखाई दे रही है। एक एक डॉट से, छोटे छोटे पैच से चित्र को पूरा करना। अब सबसे पहले ये चित्र को देखते थे कि कहाँ लाइट देनी है, कहाँ प्रकाश देना है, फिर उसके बाद
कलर स्कीम डिसाइड करते थे, फिर ये पेंट लगाते थे ताकि चित्र दिखाई भी दे और उनका जो एक न्यू इम्प्रेशन का जो स्टाइल है वो भी मेंटेन रहे। तो ये बहुत ही पेशेंस का उनके लिए काम था। अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डाले विश्लेषण करें तो पता चलता है कि इन्होंने प्रकाशित हिस्सों में अपने पूरक रंगों की झलक को अनुपात के साथ और छाया के साथ बहुत सुंदर ढंग से दिखाने का प्रयास किया है। Now I would like here, please mention your comments and suggestions if any. Thank you. Until then, stay tuned.